नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जनरल साइंस की 10 एमसीक्यू डेली चैलेंज सीरीज को, और ये इस सीरीज के 7th वीडियो है। अगर इससे पहले के अगर आप 6 वीडियोस नहीं देखे तो उससे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो सारी ही वीडियोज़ जो है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवेज, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम्स में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उसको अगर देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, साथ ही साथ में पिन कमेंट में आप वहां से मिल सकता है, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम लोग एज यूजुअल 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे साइंस से रिलेटेड। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है बॉन्ड एंगल्स। तो बॉन्ड एंगल बेसिकली क्या है, तो वो एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, अराउंड द सेंट्रल एटम। अब H2O में सेंट्रल एटम जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के आसपास में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन होगा। तो एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक इधर होगा, ठीक है, हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, और बच जाएगा क्या, दो हमारे लोन पेयर्स बच जाते हैं, दो हमारे लोन पेयर्स। लोन पेयर्स उन्हें कहा जाता है, लोन पेयर्स जो बॉन्ड में किसी के साथ वो बॉन्ड नहीं बनाते, वो अलग अकेला रह जाता है ना, उसको बोलते हैं। तो हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल में बेसिकली दो लोन पेयर्स है और दो बॉन्ड पेयर्स भी है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, ये जो एंगल है यही पूछा गया। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो एंगल होगा वो 104.5 डिग्री इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो होता है, जो वेस्पर थ्योरी होती है उसके अकॉर्डिंग ये सारे शेप्स वगैरह बताए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लास 11th की केमिस्ट्री का पार्ट था। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 104.5 डिग्री इज अवर करेक्ट आंसर। इसी तरह से आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स के, जैसे कि एमोनिया हो गया, CH4, मीथेन के लिए जो है 109.5 डिग्री होता है, एमोनिया के लिए 107.5 डिग्री होता है, ठीक है। फिर BF3, ठीक है, BF3 में 120 डिग्री होता है। CO2 में कितना होता है, तो CO2 में 180 डिग्री होता है। तो ये सारे कुछ एंगल्स आपको पते होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनल विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनल्स की बात की जा रही है। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, ओके, इट इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, ये कौन से दो होंगे, तो ये सिर्फ आपको दिमाग में दो ही ऑर्गेनल्स आते होंगे। एक तो प्लास्टिड्स आते होंगे, प्लास्टिड्स में भी क्लोरोप्लास्ट बेसिकली, है ना, क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ATP प्रोडक्शन। और ATP प्रोडक्शन का जो कहा जाता है वो कौन है, वो क्लोरोप्लास्ट नहीं है, वो माइटोकॉन्ड्रिया का सही आंसर होगा, क्योंकि उसके पास डबल मेम्ब्रेन भी है, साथ ही साथ सिर्फ वो यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही मेनली पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है, जहां पे ATP का प्रोडक्शन होता है। तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। तो यहाँ पर देख सकते हैं आउटर इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्डिंग्स होते हैं, क्रिस्टे, ठीक है। तो यहीं पर मेनली इसका ATP का फॉर्मेशन होता है, और ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का DNA भी है, मतलब खुद का जेनेटिक मटेरियल भी है। इसीलिए इसको बहुत बार कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस भी कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि खुद का DNA भी है, ठीक है, एंड साथ ही साथ में वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स भी बन जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सेमी ऑटोनोमस भी कहा जाता है, और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज ATP का प्रोडक्शन यहीं पर होता है। ATP यानी एडोनिसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारा बेसिकली एनर्जी करेंसी है, ठीक है, एनर्जी करेंसी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, नॉट करेक्टली पूछा है। पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। पेनिसिलिन क्या है, तो वो पहला हमारा एंटीबायोटिक था, ठीक है, और ये एक फंगस से लिया गया था, मेनली एक्सट्रैक्ट किया गया था। उस फंगस का नाम था पेनिसिलिन नोटाटम, है ना, नोटाटम, और इसी के कारण ये वर्ल्ड वार 2 के आसपास में डिस्कवर हुई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज भी मिला था। बैरोमीटर जो है टॉरिसेली, तो हाँ, बैरोमीटर जो है टॉरिसेली ने ही डिस्कवर किया था, ठीक है। एंड
इन्वेंट किया था। तो बैरोमीटर बेसिकली क्या है, तो प्रेशर नापने वाली जो मशीन होती है, ठीक है, प्रेशर नापने वाली होती है, ठीक है, फॉर द प्रेशर किसके लिए, तो फ्लूइड्स के लिए, लिक्विड एंड गैस के लिए। फिर एक्सरे किसने किया था, तो रोएंटोजन किया था, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसी के कारण मेडिकल पर्पस में बहुत ज्यादा यूज होता है एक्सरे। फिर नॉट करेक्टली मैच में हमें पैरासूट, पैरासूट क्या डब्ल्यू एच कैरोथर्स ने किया था, तो नहीं, जो मॉडर्न पैरासूट्स हुआ था वो इन्वेंट हुआ था 1783 में बाय लुइस सेबेस्टियन लेनोर्मैंड, जो कि फ्रांस में हुआ था ये, ठीक है। तो ये डब्ल्यू एच कैरोथर्स नहीं होगा, लुइस सेबेस्टियन लेनोर्मैंड होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हमें नॉट करेक्टली चूज करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। Which of the following acid is used in lead storage battery? ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी में मेनली क्या यूज करता है, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक या फॉस्फोरिक। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक। जो बेसिकली लेड स्टोरेज बैटरी में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट वो सोल्यूशन है बेसिकली, तो H2SO4, ठीक है। और बैटरीज बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जो होते हैं वो नॉन रिचार्जेबल होता है, जैसे कि हमारे पेंसिल बैटरीज होते हैं जो हम लोग रिमोट्स में यूज करते हैं, बेसिकली छोटी वाली, जो उसकी एक बार केमिकल अगर खत्म हो जाती है, उसका केमिकल अमाउंट, तो वो उसके बाद उसको फेंक देना पड़ता है, उसको दोबारा से रिचार्ज नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी बैटरीज जो होता है, जैसे कि मोबाइल फोन्स में होता है आजकल, जितनी भी बैटरीज है, बड़े जो इलेक्ट्रिक मशीन्स होती है, कार्स, बाइक वाइक, जिसमें भी वो आती है, वो क्या है, वो रिचार्जेबल बैटरी, उसको हम लोग बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग सेकेंडरी बैटरी कहा जाता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो वो भी सेकेंडरी बैटरी के अंदर में ही आता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ए लेड एनोड, ठीक है। एनोड जो होता है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एंड कैथोड इज नेगेटिव, ठीक है। तो लेड जो होता है, एनोड जो होता है वो लेड का बना होता है, पीबी का, एंड अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड। और जो इसमें सोल्यूशन जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली यूज करते हैं वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, which of this polymer is commonly used in making parachute ropes? तो जो पैराशूट जो जंप करने के लिए काम आता है, हॉट एयर बलून है या प्लेन से, उसका जो रोप्स होती है, उसकी जो रस्सियां होती है, काफी ज्यादा लाइट वेट होती है, काफी ड्यूरेबल, काफी ज्यादा वेट भी ले सकती है ना। तो वो किससे बनता है, बेकेलाइट, नायलॉन 66, नियोप्रेन या SBR। तो इसका सही जो आंसर होगा बेसिकली नायलॉन 66 से बनता है। अब नायलॉन 66 क्या है, तो ये होता है, ये बेसिकली एक पॉलीमर है, और पॉलीमर किसका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को मेनली कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें दो हमारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, एक तो एडिपिक एसिड जिसको टेट्रामिथिलीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है, एडिपिक एसिड इसका कॉमन नाम है। उसके साथ में रिएक्ट कराया जाता है हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन को, ठीक है। और किस पे, तो हाई टेम्परेचर हाई रहेगा और प्रेशर भी हाई रहेगा। इस कंडीशन में मेनली नायलॉन 66 का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स का भी रिलीज होता है। और नायलॉन 66 जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जैसे कि हमारे जो टूथब्रश होते हैं, तो टूथब्रश के जो जिससे हम लोग ब्रश करते हैं वो किससे बनता है, नायलॉन 66 से बनता है। जो नायलॉन की रस्सियाँ होती है, पैराशूट्स के रस्सियाँ, रोप्स, कारपेट, बहुत चीज़ों में इसका यूज होता है, ठीक है। तो नायलॉन 66 विल बी आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे कि व्हाट विल हैपन टू अ बॉल इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए स्पेसक्राफ्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 120 किलोमीटर, ठीक है। वो रिवॉल्व कर रहा है एक स्पेसक्राफ्ट अर्थ का, और उसकी जो हाइट है फ्रॉम द अर्थ जो है वो 120 किलोमीटर है। तो जब उसको बॉल को फेंका जाएगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इट विल गो वेरी फार इन द स्पेस, वो बाहर चला जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इट विल फॉल डाउन टू द अर्थ ग्रेजुअली, क्या ये अर्थ पे फॉल करेगा, तो ये 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम है, तो ये भी नहीं फॉल करेगा, क्योंकि वो वेटलेसनेस का फंडा वहां पर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उसका वजन ही कुछ नहीं महसूस होगा। ऑप्शन सी है, इट विल मूव विद द सेम स्पीड टेंजेंशियली टू द स्पेसक्राफ्ट, या फिर इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी v along the original orbit of the spacecraft। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जिस डायरेक्शन में
जिस ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट मूव कर रहा उसी सेम वेलोसिटी में वो बॉल भी मूव करेगा, ठीक है। तो इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी v अलोंग द सेम ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। क्यों? क्योंकि एज द बॉल पोजेसेस सेम टेंजेंशियल स्पीड, सेम टेंजेंशियल स्पीड एज दैट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट का जितना स्पीड है उतना ही तुम्हारा बॉल का भी रहेगा, ठीक है। सो इट विल ऑल्सो फिल द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का मतलब जब जैसे कि अगर हम लोग लिफ्ट में चढ़ रहे हैं, लिफ्ट से हम लोग उतर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को कुछ टाइम के लिए वेटलेसनेस का फील होता है ना, कि हम लोग का वजन ही कुछ नहीं होता है। तो वही चीज इसमें भी लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उसका सही आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप ऑफ ट्रिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल्स ऑफ द मेटल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में कौन सा? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम। तो ऐसा लगेगा कि जो मोस्ट अबंडेंट है वो तो दिया ही नहीं ऑप्शन में, लेकिन जो भी ऑप्शन में सबसे अबंडेंट है वो सही करना होगा। ऐसे अगर अर्थ क्रस्ट में देखा जाए सबसे मोस्ट जो अबंडेंट है वो क्या है? तो ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद हमारा आ जाता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आयरन, आयरन के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम एंड देन अदर सारे आ जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस पता होना चाहिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। अब ये अर्थ के क्रस्ट पे बात की जा रही है, पूरे अर्थ पे नहीं बात की जा रही है। अर्थ का क्रस्ट यानी आपको पता होगा अर्थ के 3 जोन्स होते हैं, एक तो कोर होता है, फिर आता है मैंटल, ठीक है, फिर मैंटल के बाद में एक पतला सा लेयर आता है क्रस्ट, जिसपे मेनली हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पे क्या प्रेजेंट होता है? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम। अगर अर्थ का कंपोजिशन पूछा जाए इनसाइड द कोर तो ये अलग हो जाएगा, कॉम्बिनेशन अलग हो जाएगा, मेंटल में अलग कॉम्बिनेशन होगा, पूरे अर्थ में अलग कॉम्बिनेशन होगा। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना होगा कि कहाँ का पूछा जा रहा है, पूरे अर्थ का या अर्थ के क्रस्ट का या फिर अर्थ के कोर का। तो अर्थ का क्रस्ट का पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसमें ऑप्शन में ऑक्सीजन और सिलिकॉन दोनों ही नहीं है, थर्ड कौन सा होगा? तो एल्यूमिनियम। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम जो होगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत बार मैं ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्शन से रिलेटेड पहले भी बता चुका हूँ। फ्रिक्शन, ठीक है, तो फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स होता है जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होता है। तो जब हम लोग अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। मान लीजिए फ्रिक्शन इधर, फोर्स इधर लगा रहा है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा। और एक होता है हमारा नॉर्मल जो अपवर्ड होता है, और एक दूसरा होता है वेट जिसको हम लोग mg कहा जाता है, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है बेसिकली उसको म्यू से डिनोट किया जाता है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? एफ। बेसिकली लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है कोफिशिएंट वो रेशियो बिटवीन द लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन and the normal reaction between the two surface and the normal reaction between the two surface। ये जो है F, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू एफ के जगह हम लोग लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन बाई एम बाई जी, ठीक है। तो ये जो है लिमिटिंग किस पर डिपेंड करता है? तो ये दो चीज पर डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट और मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये दोनों पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड नहीं करता है टोटल एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन जो है कभी भी कितना एरिया है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। हमें बताना है नॉट डिपेंडेंट। तो टोटल एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट पे वो डिपेंडेंट नहीं है, जस्ट इट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस एंड द मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिस्ट help to develop notation for writing the chemical formulas। तो एमिडो एवोगैड्रो, जॉन जैकब बर्जीलियस, मैरी क्यूरी या रॉबर्ट बॉयल। इसका सही जो आंसर होगा केमिकल फॉर्मूला के लिए ये होगा जॉन जैकब बर्जीलियस। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आपकी फोटो देख सकते हैं, ये एक स्वीडिश केमिस्ट है और ये स्वीडन का मेनली फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। हु इज मोस्ट फेमस फॉर हेल्पिंग डेवलपिंग नोटेशन फॉर केमिकल फॉर्मूलाज बेसिकली। और ये जो सिंबल्स है जैसे कि हम लोग सोडियम बोलते हैं, ठीक है, सोडियम को हम लोग लिखते क्या है? तो Na। तो ये जो ग्रीक या लैटिन नाम है नेट्रियम, ये नेट्रियम से लिया गया है, ठीक है। तो ये जो है ये किसने दिया था? जैसे कैल्शियम, कैल्शियम को हम लोग Ca लिखते हैं। आयरन, आयरन को हम लोग
IR नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं FE, क्योंकि ये फेरस नाम से लिया गया है, फेरस। ठीक है, तो ये सारे जो नाम है, नोटेशंस है, या फिर जो फॉर्मूलाज बनते हैं, HCl, H2SO4, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे जो फॉर्मूलाज है ना, तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, तो ये किसने बनाया था, ये फॉर्मूलाज डिस्कवरी किसने किया था, तो ये जॉन जेकब्स बर्जीलियस ने किया था। एंड ही इज ऑल्सो प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्कवरिंग एंड आइसोलेटिंग मेनी एलिमेंट्स, जैसे सिलिकॉन, थोरियम, सीरियम, सेलेनियम, ये सारे एलिमेंट्स इन्होंने ही डिस्कवर किया था। फिर मेनी केमिकल टर्म्स जैसे कि एलोट्रोप्स हो गया, कैटालाइसिस हो गया, ये सब भी इन्हीं का ही देन है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका रोल है पूरे केमिस्ट्री के फील्ड में। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करेंगे। On which of the following the gravitational force between two objects does not depend? ठीक है, does not depend। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो हेवीली ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है। तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है, तो इनके बीच में सम अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको मान लेते हैं F से डिनोट करता है, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं M जो है, कैपिटल M जो है बड़े वाले ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट 2 का है मास ये स्मॉल m, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है D से डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं पे बुक में R से भी डिनोट किया जाता है। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम ये हो जाएगा D स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसको हम लोग को इक्वल लाना है, इक्वल टू साइन लाना है, इसके लिए हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोग आता है, जिसका जो होता है G, कैपिटल लेटर G, स्मॉल लेटर G, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, एंड कैपिटल G जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बेसिकली। तो जो फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल टू कैपिटल G M मास ऑफ द हेवी ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ द, जो भी दो ऑब्जेक्ट्स के मास है इंडिविजुअल, और डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो G का है, कैपिटल G, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल रहे हैं, इसका ऐसा यूनिट भी पूछा जाता है, तो आप इसी फॉर्मूला से डिराइव भी कर सकते हैं। जैसे कि G क्या हो जाएगा, G विल बी F इंटू आर स्क्वायर बाई M इंटू M। F मतलब होता है न्यूटन, R जो होता है बेसिकली लेंथ है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और दो मास है, मास इंटू मास मतलब kg स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, kg टू द पावर -2। तो इसकी जो वैल्यू है, कैपिटल G की वैल्यू है बेसिकली कितनी है, तो ये 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg टू द पावर -2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट करता है, यस। प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, यस। सम ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं, सम पे नहीं करता, ये प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पे करता है। तो हमें डज नॉट डिपेंड चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। इसी तरह से हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता है आपको बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। आपका कितना स्कोर आता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, किसी भी तरह से हेल्पफुल हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपना स्कोर, कोई डाउट, सजेशन हो कह सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।